मैंने मेरी शादी से पहले ही गणेश मीणा से लव मैरिज कर लिया था। दोस्तों, आखिरकार महेश मीणा कांड का पूरा सच सामने आ चुका है और खबर आ रही है कि उसकी बेवफा पत्नी को जल्द ही फांसी की सजा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहू को वो घर की लक्ष्मी बनाकर लाए थे, वही औरत उनके घर के चिराग को बुझा देगी और पूरे खानदान को जीते जी मार डालेगी। शादी के महज 1.5 साल के अंदर ऐसा भयानक खूनी खेल खेला गया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जो लड़का दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का पेट पालता था, बूढ़े माँ बाप, 2 कुंवारी बहनों और पूरे 9-10 लोगों का अकेला सहारा था, उसी को इतनी बेरहमी से मार दिया गया कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। महेश ने जिस कमरे में अपनी नई जिंदगी के सपने सजाए थे, जहां उसने सोचा था कि वो अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल भविष्य बनाएगा, बच्चे होंगे और परिवार आगे बढ़ेगा, उसी कमरे में बैठकर उसकी जान लेने की पटकथा लिखी जा रही थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफनाक साजिश की नींव रखी जा रही थी जिसे कोई भी भांप नहीं पाया था। महेश के परिवार में सब कुछ बहुत सादगी से चल रहा था। घर में गरीबी थी, लेकिन किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि महेश जैसा जिम्मेदार बेटा घर का मुखिया बनकर खड़ा था। वो महीने के 20,000 रुपए कमा कर लाता था और उसी से पूरा चूल्हा चौका चलता था। दादी की सेवा, बहनों की पढ़ाई और शादी की चिंता, सब कुछ उसी के कंधों पर थी। ऐसे में रिश्तेदार के जरिए शादी की बात चली और 2 सगी बहनों का ब्याह एक ही घर में 2 भाइयों के साथ तय हुआ। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा कि घर में 2 बहुएं आएंगी और खुशियां 2 गुनी हो जाएंगी। शादी में कोई बड़ा लेन देन नहीं हुआ। परिवार ने अपनी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ा खुशी खुशी स्वीकार किया। महेश और उसका परिवार बहुत सीधा साधा था। वे सिर्फ एक अच्छी बहू चाहते थे जो घर संभाल सके, लेकिन किसी को ये भनक तक नहीं थी कि जिस लड़की को वे अपना मानकर घर में जगह दे रहे हैं, वो पहले से ही किसी और के प्यार में पागल थी और इस शादी को वो सिर्फ एक मजबूरी या ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत ठीक ठाक दिखा। कविता घर के सारे काम करती थी, चौका बर्तन करती थी, सास ससुर और नंदों से भी सीधे मुंह बात करती थी। किसी को कभी शक का एक मौका तक नहीं मिला कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन असलियत ये थी कि शादी से पहले ही उसका चक्कर गणेश नाम के लड़के से चल रहा था। ये कोई नया अफेयर नहीं था, बल्कि शादी से सालों पहले ये सब चल रहा था। वो दिन भर घर का काम करती थी और रात को जब थका हारा महेश गहरी नींद में सो जाता था, तब वो अपने प्रेमी से घंटों बातें करती थी, सोशल मीडिया पर चैट करती थी और किसी को कानों कान खबर न हो इसलिए तुरंत सारे मैसेज और कॉल रिकॉर्ड मिटा देती थी। उसकी ये चालाकी इतनी शातिराना थी कि साथ रहने वाली उसकी सगी बहन तक को इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि उसकी बड़ी बहन घर में रहकर पीठ पीछे इतना बड़ा फरेब कर रही है। शादी के कुछ महीनों बाद कविता अचानक अपने मायके चली गई और वहां जाकर 8 महीने तक बैठ गई। जब महेश और उसके घर वाले उसे लेने गए तो उसने आने से साफ मना कर दिया और बहाने बनाने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि गांव के जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। पंचायत बैठी और 5-7 समझदार लोगों ने मिलकर हाथ पैर जोड़कर समझाया बुझाया। मायके वालों ने भी कहा कि इसको ले जाओ, अब कोई शिकायत नहीं आएगी, अगर ये दोबारा कुछ करेगी तो हम इसका फैसला कर देंगे। परिवार वाले इसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि शायद नई नई शादी की वजह से थोड़ी अनबन होगी, इसलिए वे उसे फिर से खुशी खुशी अपने घर ले आए। लेकिन कविता का मायके में रहने का असली मकसद अपने पुराने आशिक से मिलना जुलना और महेश को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का पक्का प्लान बनाना था। ससुराल लौटने के बाद कविता ने अपने व्यवहार में अचानक बदलाव ला दिया। वो बहुत ज्यादा सीधी और अच्छी बनने लगी ताकि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक न रहे। उसने परिवार का भरोसा पूरी तरह जीतने के लिए एक नया पैंतरा फेंका। उसने घर में ये बात फैलाई कि उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं
और उसे किसी देसी दवा की सख्त जरूरत है। परिवार वाले उसकी बातों में आ गए, क्योंकि हर घर की तरह वे भी चाहते थे कि उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। किसी को क्या मालूम था कि बच्चे की दवाई का ये ढोंग दरअसल महेश की मौत का टिकट था। वो महेश को अकेले बाहर ले जाने का बहाना ढूंढ रही थी, और ये ऐसा बहाना था जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था। उसने अपनी सास और ननंद से कहा कि फलानी जगह पर एक बुढ़िया बहुत अच्छी दवा देती है और वहां जाने से फायदा होगा। परिवार ने खुशी खुशी इजाजत दे दी और यहीं से महेश की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उस मनहूस सुबह करीब 9 बजे कविता ने महेश से कहा कि आज ही चलना होगा, और वो उसे लेकर घर से निकल पड़ी। महेश बहुत सीधा और अपनी पत्नी पर अंधा भरोसा करने वाला इंसान था। वो अपनी बाइक निकालता है और खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ चल देता है, ये सोचकर कि वे अपने आने वाले कल को संवारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बाइक पर वो अपनी पत्नी को बैठा कर ले जा रहा है, वही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। घर से निकलते वक्त उसने अपनी माँ और बहनों को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा था। परिवार में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वे महेश को आखिरी बार जिंदा और हंसते हुए देख रहे हैं। कविता ने अपने प्रेमी गणेश को पहले ही सारा प्लान समझा दिया था कि किस रास्ते से निकलना है और कहाँ मिलना है। घर से निकलने के बाद कविता महेश को बोराज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन रास्ते में उसने पूरा रूट बदल दिया और उसे सीधे शिवदासपुरा की तरफ ले गई, जहां उसका प्रेमी गणेश और उसके साथी पहले से पूरी तैयारी के साथ घात लगाए बैठे थे। महेश अपनी ही मौत के जाल में खुद चलकर जा रहा था और उसे इस बात का तिनका भर भी एहसास नहीं था। कविता रास्ते भर अपने फोन से लगातार लोकेशन शेयर कर रही थी और अपने साथियों को पल पल की खबर दे रही थी कि वे कहाँ तक पहुँचे हैं। जब भी घर से कोई फोन आता तो वो बहुत मीठी आवाज में बात करती और कहती कि अभी थोड़ा जाम है या अभी नंबर आने में देर है, ताकि घर वालों को किसी तरह की कोई गड़बड़ी का शक न हो और उन्हें पूरा वक्त मिल जाए अपने घिनौने काम को अंजाम देने के लिए। शिवदासपुरा की उस सुनसान सड़क पर पहुंचकर कविता ने अपनी चाल का दूसरा चरण शुरू किया, जहां उसका प्रेमी गणेश अपने साथियों के साथ पहले से ही एक तयशुदा जगह पर उसका इंतजार कर रहा था। महेश अपनी बाइक रोककर इधर उधर देख ही रहा था कि कविता ने उसे बातों में उलझाए रखा और किसी बहाने से उसे एक दुकान के पास रोक लिया। उसी दौरान गणेश की तरफ से कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लाई गई, जिसमें पहले से ही जहर मिलाया जा चुका था। धूप और सफर की थकान की वजह से महेश को प्यास लगी थी और जब उसकी अपनी पत्नी ने अपने हाथों से वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसके हाथ में थमाई, तो उसने बिना किसी शक के एक ही सांस में वो पूरा जहर अपने गले से नीचे उतार लिया। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि जो घूंट वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पी रहा है, वो दरअसल उसके शरीर के एक एक अंग को हमेशा के लिए शांत करने वाली मौत का घूंट था। जहर पीने के कुछ ही मिनटों बाद महेश के पेट में भयानक मरोड़ उठने लगी। उसका पूरा शरीर भीतर से जलने लगा और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा, लेकिन कविता के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो बहुत ही ठंडे दिमाग से अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ आंखों ही आंखों में इशारे कर रही थी और महेश की घटती सांसों का हिसाब लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर पर परिवार वाले लगातार फोन की घंटी बजा रहे थे। दोपहर के 12 और 1 बज चुके थे। जब घर से फोन आया तो कविता ने बेहद शातिराना अंदाज में झूठ बोला कि डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा भीड़ है और अभी 2 बजे के बाद उसका नंबर आएगा, इसलिए वो धीरे धीरे आ रही है। परिवार वालों ने मौसम का हवाला देकर कहा कि आसमान में बादल छाए हैं और बरसात आने वाली है, इसलिए संभल कर आना। तो उसने भी झूठी तसल्ली दी कि वो सब कुछ संभाल लेगी, जबकि असलियत ये थी कि वो महेश को लेकर शिवदासपुरा से निकलकर नई का नाथ मंदिर के रास्ते की तरफ बढ़ रही थी, ताकि सुनसान रास्तों पर वक्त काटा जा सके
और जहर को अपना पूरा असर दिखाने का मौका मिल सके। नयिकानाथ मंदिर के रास्ते में महेश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जहर उसके खून में पूरी तरह से घुल चुका था और वो बाइक चलाने की स्थिति में भी नहीं बच पा रहा था। उसका गला बुरी तरह सूख रहा था और वो बार बार तड़पते हुए पानी मांग रहा था, लेकिन कविता ने उसे पानी का एक कतरा तक नहीं दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि जहर का असर जितनी जल्दी शरीर में फैलेगा उतनी ही जल्दी उसका काम तमाम होगा। रास्ते में लगे कई दुकानों और प्रतिष्ठानों के पास जब वो रुकी तो आसपास के लोगों ने देखा कि एक नौजवान लड़का बुरी तरह छटपटा रहा है और उसे तुरंत डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन कविता हर किसी से यही कहती रही कि उसके पति को बचपन से मिर्गी के दौरे आते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, थोड़ी देर में ये अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक कचौरी वाले की दुकान और मंदिर की पार्किंग के पास जब महेश बेसुध होकर लड़खड़ाने लगा और जमीन पर गिरने की नौबत आ गई तो वहां मौजूद कुछ दुकानदारों ने खुद आगे बढ़कर कहा कि पास में ही बड़ा अस्पताल है, इसे वहां तुरंत भर्ती करवा दो। लेकिन उस पत्थर दिल औरत ने साफ मना कर दिया और कहा कि इसे अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा ऐसे ही नौटंकी करता रहता है। वो जानबूझकर महेश को गाड़ियों और बाइक के बीच ऐसे घसीटती रही जैसे कोई बेजान सामान हो, ताकि रास्ते में ही उसकी सांसें रुक जाएं और उसे किसी भी तरह के इलाज का सहारा न मिल सके। मंदिर के इलाके में पहुंचकर कविता ने एक और भयानक खेल खेला, जहां वो महेश को बाहर पार्किंग और खुले मैदान में लावारिसों की तरह छोड़कर खुद आगे बढ़ गई। उस दौरान के फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि महेश दर्द के मारे बुरी तरह तड़प रहा था। वो अपनी छाती पकड़कर पागलों की तरह कभी इधर भागता तो कभी उधर गिरता पड़ता घूम रहा था। उसके अंदर की जान निकली जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जबकि कविता दूर खड़े होकर अपने प्रेमी गणेश से लगातार फोन पर संपर्क साधे हुए थी और महेश की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थी कि वो कब जमीन पर पूरी तरह ढेर होता है। उसने महेश को किसी भी राहगीर से मदद तक नहीं मांगने दी और जब भी कोई अनजान व्यक्ति मदद के लिए आगे बढ़ता तो वो तुरंत बीच में आकर ये कहकर भगा देती कि ये उनका पारिवारिक मामला है और इसे दौरे पड़ते हैं जो अपने आप शांत हो जाएंगे। दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक वो इसी तरह महेश को तड़पाती रही और मौत के मुंह में धकेलती रही। घर से जब बार बार फोन आ रहे थे तो वो हर बार नया बहाना बनाती कि अभी वो फलाने मोड़ पर है, कभी कहती कि बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए पुलिया के नीचे खड़ी है ताकि घर का कोई भी सदस्य उस तक न पहुंच सके। और जब तक परिवार को खबर लगे तब तक महेश का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका हो। शाम के करीब 5 बजते बजते महेश के शरीर ने जहर के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। उसके होंठ पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे और मुंह से सफेद गाढ़ा झाग बाहर निकलने लगा था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थी और वो जमीन पर गिरकर अंतिम सांसें गिन रहा था। जब कविता को पूरा पक्का यकीन हो गया कि अब महेश के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची है और उसका खेल अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है, तब उसने अपने प्रेमी गणेश और उसके 2 अन्य साथियों को वहां बुलाया, जिन्होंने मिलकर एक स्टॉल और कपड़े के सहारे अधमरे और बेजान हो चुके महेश को बाइक पर किसी तरह बीच में लादा और उसे 14 नंबर पुलिया की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में जब भी महेश का शरीर लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगता तो वे उसके साथ गाली गलौज करते और उसे जबरन खींचते ताकि आसपास के लोगों को लगे कि कोई शराबी या बीमार आदमी जा रहा है। वे जानते थे शरीर जितनी ज्यादा हरकत में रहेगा जहर उतनी ही तेजी से दिल की धड़कनों को बंद कर देगा और यही खौफनाक साजिश वे रास्ते भर अंजाम देते रहे। 14 नंबर पुलिया के पास जाकर उन्होंने महेश को एक सुनसान और गंदी गली के नुक्कड़ पर कचरे के ढेर के पास पटक दिया, जहां वो बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी पसलियां रुक रुक कर चल रही थी और चेहरा पूरी तरह से काला और नीला पड़ चुका था।
वहां पहुंचते ही कविता ने अपने दोनों साथियों और प्रेमी को वहां से तुरंत रफू चक्कर होने का इशारा किया और बोली कि तुम लोग भाग जाओ, क्योंकि अब उसका देवर और ननंद यहाँ पहुंचने वाले हैं। साथी जैसे ही वहां से भागे, कविता ने अचानक अपने चेहरे का रंग बदला और एक नया झूठा रोना शुरू कर दिया। उसने शाम के करीब 5:40 पर महेश के छोटे भाई और अपनी ननंद को फोन मिलाया और बहुत घबराती हुई आवाज का नाटक करते हुए बोली कि तुम्हारे भाई की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसे लगातार उल्टियां हो रही है और वो 14 नंबर पुलिया के पास पड़ा है, जल्दी से आकर उसे संभालो। ये कॉल आते ही पूरे परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वे बदहवास हालत में उस जगह की तरफ दौड़ पड़े जहां महेश अपनी जिंदगी की आखिरी जंग हार रहा था। महेश का छोटा भाई और उसकी ननंद जब 14 नंबर पुलिया पहुंचे तो वहां का सीन देखकर उनकी रूह कांप गई। महेश जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था, उसका पूरा फेस नीला पड़ चुका था, मुंह से गाढ़ा झाग निकल रहा था और आंखें पलट चुकी थी। परिवार के लोग जैसे ही महेश के पास पहुंचे, कविता तुरंत 4 कदम पीछे हट गई और बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करने लगी। ननंद ने जब रोते हुए पूछा कि भैया को क्या हुआ है, तो वो बड़े आराम से बोली कि इसे बस उल्टियां हो रही हैं और अचानक चक्कर खाकर गिर गया है। ननंद ने जब अपने भाई को गोद में उठाया और पानी पिलाने की कोशिश की तो पानी गले से नीचे उतरने के बजाय बाहर बह रहा था। कविता इतनी पत्थर दिल बनी खड़ी थी कि उसने अपने पति को उठाने में हाथ तक नहीं लगाया। जब भाई और बहन मिलकर महेश को संभालने लगे तो वो दूर खड़ी होकर सिर्फ तमाशा देख रही थी और ये झूठ बोल रही थी कि वो तो इसे बाइक पर दुपट्टे से बांधकर किसी तरह यहाँ तक खींच कर लाई है। आसपास के लोगों की मदद से महेश को तुरंत पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नब्ज देखते ही हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसे तुरंत किसी बड़े सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाओ। परिवार वाले बिना एक पल गंवाए उसे दूसरे बड़े हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन वहां इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही डॉक्टरों ने चेकअप के बाद महेश को ब्रेन डेड घोषित कर दिया, यानी महेश की सांसें रास्ते में ही थम चुकी थी। ये सुनते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर का इकलौता कमाने वाला बेटा जो 9-10 लोगों का पेट पालता था, वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कविता का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। वो जमीन पर गिरकर बेहोश होने का झूठा नाटक करने लगी ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं थी। वो बार बार यही रट लगा रही थी कि पता नहीं अचानक क्या हो गया, जबकि उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। हॉस्पिटल से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिवार वालों ने जब पुलिस को पूरी बात बताई कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक कविता किस तरह झूठे बहाने बनाती रही, तो पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने तुरंत उस पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जहां जहां कविता महेश को लेकर गई थी। शिवदासपुरा से लेकर नई का नाथ मंदिर और 14 नंबर पुलिया तक के कैमरों ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। फुटेज में साफ दिखा कि मंदिर के बाहर महेश दर्द से तड़प रहा था और कविता उसके साथ नहीं बल्कि दूर खड़ी होकर फोन पर किसी से बात कर रही थी। पंडित जी की कचौरी वाली दुकान के पास भी वो अपने लवर गणेश और उसके दोस्तों के साथ खड़ी नजर आई। फुटेज में ये भी साफ दिखा कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था और वही ड्रिंक महेश को पिलाई गई थी। पुलिस ने जब कविता के मोबाइल की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट रिकवर की तो सारा सच पानी की तरह साफ हो गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में कविता टूट गई और उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो शादी से पहले से ही गणेश से प्यार करती थी और महेश को रास्ते से हटाकर अपने लवर के साथ पूरी जिंदगी ऐश करना चाहती थी। इसी प्लानिंग के तहत उसने बच्चे की देसी दवाई का झूठा बहाना बनाया और गणेश के साथ मिलकर महेश को कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलवा दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए लवर गणेश और इस मर्डर में साथ देने वाले
उसके साथियों अजय और गोलू प्रजापत को भी धर दबोचा। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई कि कैसे एक बीवी ने अपने ही पति का इतनी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। कविता की अपनी सगी बहन जो उसी घर में छोटे भाई से ब्याही थी, उसने भी मीडिया के सामने आकर साफ कह दिया कि उसकी बहन ने बहुत बड़ा पाप किया है और उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। महेश के बूढ़े माँ बाप और अंधी दादी का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार की रोटी का सहारा छिन चुका है। 2 जवान बहनें अनाथ जैसी हो गई हैं और पूरा गांव इस बेवफा पत्नी की करतूत पर थू थू कर रहा है। महेश के परिवार और मायके वालों तक ने पुलिस और कोर्ट से एक ही मांग की है कि इस बेरहम कातिल औरत और उसके प्रेमी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, ताकि महेश की तड़पती आत्मा को शांति मिल सके। जिस घर में महेश ने अपनी नई जिंदगी के हसीन सपने देखे थे, आज उसी घर में सिर्फ मातम और चीखें बची हैं और ये खौफनाक वारदात पूरे समाज के लिए एक ऐसा सबक बन गई है जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। कानून अब इस केस में तेजी से चार्जशीट दाखिल करके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की तैयारी में जुट चुका है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।